फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, आज तारीख है 16 अक्टूबर 2022। आज दोस्तों संडे का दिन है। आज इंडियन एक्सप्रेस के यहाँ न्यूज़ एनालिसिस को करेंगे। दोस्तों, संडे को क्या है कि बेसिकली एडिटोरियल नहीं आता है, तो आज यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शंस को नहीं डिस्कस करेंगे। होता क्या दोस्तों कि संडे को मैं पहले इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि साइंस एंड टेक में देखता हूँ, न्यूज़ को कवर करता हूँ। लेकिन क्या है दोस्तों कि आज साइंस एंड टेक के रिगार्ड में इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई नहीं है, तो छोटा मोटा एक दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, कल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, परसों ही मैंने आपको बता दिया था कि मेरी तबीयत नहीं सही है, तो अब ये सब काम दोस्तों अपनी क्लिनिक्स के साथ साथ मुझे ये अकेले देखना पड़ता है। खुद ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो कल दोस्तों मैं तबीयत के कारण न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा था। अब चूँकि पेशेंट भी देखना होता है, तो इसी वजह से दोस्तों कल टाइम नहीं मिला, तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आइए ज़्यादा ना समय लेते हुए आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को। ये दोस्तों कल भी न्यूज़ आई थी। आज यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है। साईं बाबा बेसिकली क्या है, साईं बाबा मॉस्ट जिनकी लिंक केसेस हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जो साईं बाबा हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्मर जो है प्रोफेसर रह चुके हैं। इनके ऊपर क्या है दोस्तों कि मॉइस्ट जो नक्सलवादी ग्रुप होता है ना, उसके साथ इनके मतलब कनेक्शंस पाए गए हैं। तो इनके ऊपर क्या है दोस्तों, ये यूपीए एक्ट बेसिकली क्या होता है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में इनको एक्यूज पाया गया, एक्यूज मतलब दोषी करार पाया गया। तब देखिए दोस्तों क्या हुआ है कि बेंच की बैठक बैठी, तो बैठक में क्या हुआ दोस्तों कि इनको हाउस अरेस्ट किया, क्योंकि ये व्हील चेयर पे हैं। व्हील चेयर इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ये गिरफ्तार तो बेसिकली क्या है दोस्तों 2017 से हैं, इम्प्रिजनमेंट ये 2017 से हैं। अब दोस्तों क्या है कि इनके थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं सही है, तो ये व्हील चेयर पे आ गए हैं। तो क्या हुआ कि एक पिटीशन दायर की गई कि इनके स्वास्थ्य के चलते इनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने क्या हुआ, हाउस अरेस्ट की प्रतिक्रिया को मानी, लेकिन फिर बाद में आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरा खारिज कर दिया। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों डिटेल में देख लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो एग्जाम का सार है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो बातें हैं। एक सेक्शन 390 सीआरपीसी। सेक्शन 390 सीआरपीसी क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि सेक्शन 390 सीआरपीसी के तहत ये किसी भी हाई कोर्ट के जजमेंट को ये खारिज कर सकता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सेक्शन 390 सीआरपीसी डील्स विद द अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम द एक्वेटर। तो वही वाली बात है दोस्तों कि जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ना कि इनकी तबीयत ना सही होने की वजह से इनको क्या है कि हाउस अरेस्ट रखने की बात की गई। तो इसको जो है सुप्रीम हाई कोर्ट ने माना, लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। पहला पॉइंट दोस्तों क्या है कि किस अथॉरिटी के तहत, किस चीज़ के तहत क्या है कि हाई कोर्ट के जजमेंट को खारिज किया जा सकता है, 390 सीआरपीसी। ठीक है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे समझने की बात है दोस्तों, सेक्शन 465 सीआरपीसी स्टेट्स दैट द ट्रायल गवर्नमेंट ऑर्डर shall not be reversed on the account of irregularity in any section of prospective unless in the opinion of the court it has resulted in the failure of justice। मतलब क्या है कि आप देखोगे सेक्शन 465 सीआरपीसी के तहत क्या है कि ट्रायल कोर्ट कोई भी अपने भी ऑर्डर को रिवर्स नहीं ले सकता है जब तक उसके ऊपर इरेगुलर सेक्शंस न लगाए गए। इरेगुलर सेक्शंस मतलब समझने की कोशिश करिए कि जो प्रोसिक्यूशन, जो कह सकते हो कि जो दोषी करार पाया गया है, अब कोर्ट की ओपिनियन में वो दोषी है, तो कह सकते हो कि अगर मान के चलिए, जैसे कि समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको समझाता हूँ 465 सीआरपीसी के तहत क्या है कि एक बात कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे क्या आता है। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या जो दोषी है, जो गिरफ्तार किया गया, जिसके ऊपर प्रिजर्मेंट का लगा हुआ, जो इम्प्रिजरमेंट है 2017 से ट्रायल कोर्ट में है, उसके ऊपर सजा भी लगी, कनेक्शंस पाया गया। अब उसके ऊपर क्या पिटीशन दायर हुआ, व्हील चेयर पे है, तो उसको हाउस अरेस्ट की बात है। अब क्या दोस्तों कि ये क्या है कि ये इम्प्रिजरमेंट की बात को वापस लेने की बात है। ठीक है। तो पहला पॉइंट आपने 390 सीआरपीसी समझा, जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अब दूसरा 465 सीआरपीसी की बात यहाँ पे है कि किसी भी ओपिनियन में ट्रायल कोर्ट ने अगर अपना जजमेंट दे दिया है, ट्रायल कोर्ट मतलब समझिए जब इनका ट्रायल कोर्ट चल रहा था, हाई कोर्ट में जब इनका ट्रायल चल रहा था, तो उसके तहत अगर मान लीजिए ये एक्यूज़ पाए गए हैं और उस एक्यूज़ में जब इनको सज़ा सुना दी गई है, तो वो सज़ा किसी भी हद में, जब कह सकते हो कि ओपिनियन बेस्ड मतलब समझते हो कि जो बेंच बैठी है, जो बेंच की बैठक में ये समझ के सल्टा के मतलब समझ के राय मशवरा लेके जब सज़ा सुनाई गई, तो वो किसी भी केस में वापस नहीं की जाएगी। अगर वो वापस की जाती है तो ये इनजस्टिस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना दोस्तों ऑप्शनल, तो ये दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। अगर दोस्तों इसके रिगार्ड में एडिटोरियल आता है कल मंडे को, तो ज़रूर इस पर डिस्कस करूँगा। अब चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यूज़ आई है, इंडिया रैंक्ड 107 नंबर पे इंडिया जो है हंगरी इंडेक्स के पायदान पे आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, 121 देशों में इस समय इंडिया की संख्या जो है वो 107 नंबर पे आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कंसर्न वाली बात है कि श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश आज हमसे ग्लोबल हंगरी इंडेक्स में आगे हैं। ये दोस्तों थोड़ा सा देखिए चिंता वाली बात है। अब क्या है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि इंडिया की इमेज को ये थोड़ा सा ख़राब दिखाने की कोशिश की गई है। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे लिखा है उसी को डिस्कस करेंगे, कितनी बातें सही हैं, कितनी बातें नहीं सही हैं, वो कहीं ना कहीं हद तक देखिए आगे बात सामने ही आएगी। लेकिन जो दोस्तों यहाँ पे डेटा है ना, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे डेटा जो होते हैं ना दोस्तों, इसको कौन पब्लिश करता है, क्या इनका मोड ऑफ कंडक्ट होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये प्रीलिम्स में ज़रूर बनते हैं। तो ये देखिए जो ग्लोबल हंगरी इंडेक्स है ना, इसको पब्लिश कौन करता है, पहले ये देखिए।
द ग्लोबल हंगरी इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय द कंसर्न of worldwide and world hunger half-life non-government organizations from the Ireland and the Germany is respectively from the ranked at 107 among the 121 countries। मतलब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो इमेज है ग्लोबल हंगर जो रिपोर्ट इंडेक्स है 2022 की, इसने क्या किया कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे वर्ल्ड हंगर जो हेल्थ लाइफ है, मतलब समझने की कोशिश करिए कि हेल्थ लाइफ के कंटेक्स में क्या समझाने की कोशिश करूँ कि जैसे समझिए कि न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन की एक इमेज को दिखाने की कोशिश है, किस तरीके से कुपोषित अभी भी यहाँ के लोग हैं। तो उसके कंटेक्स में क्या है कि इंडिया 107 नंबर पे है 121 नंबर पे। अब देखिए दोस्तों, अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को क्या मतलब है, क्या नहीं, कैसे होता है। विथ अ स्कोर ऑफ 29.1 द GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स फाइंड दैट द लेवल ऑफ हंगर इन इंडिया सीरियस। मतलब स्कोर 29.1 के तहत द इंडेक्स सेज द चाइल्ड वेस्टिंग और द शेयर ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द 5 years वुड हैव अ लो वेट फॉर देयर हाइट। मतलब 5 साल तक के बच्चों की हाइट के मुकाबले वजन कम पाया गया। इंडिकेटिंग दैट द एक्यूट अंडर नरिशमेंट इन द कंट्रीज 19.3 द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब कहने की बात यहाँ पे यह है कि 19.3% के हिसाब से बच्चे कुपोषित पाए गए हैं अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी लंबाई के हिसाब से। उसका स्कोर क्या है 29.1। अब देखिए दोस्तों, जो इसकी यहाँ पे फाइंडिंग होती है ना, फाइंडिंग इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि पहले क्या था, जो 2000 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो स्कोर था वो 38.8 था, लेकिन अब देखोगे ये 29.1 आ गया। तो दोस्तों ये घट गया। अब देखिए दोस्तों, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कुछ डेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो हम चाहें तो उसको एग्जाम में कोट कर सकते हैं, वो यहाँ से है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, द रिपोर्ट नोटेड दैट द वाइल्ड चिल्ड्रेन unstunting has seen a significant decrease from 54.2 in 1998 to 1999 to 35.5 to 2019 to 2021। मतलब आप देखोगे कि चाइल्ड की जो स्टंटिंग ग्रोथ है ना, वो भी पहले 1998-99 में 54.2 जो थी, आज 35.5 चली आई है। तो कह सकते हो दोस्तों कि करंटली ये काफ़ी हद तक गिरा है। अब 19.3 जो डाटा है, ये आप देखोगे कि किस तरीके से जो चाइल्ड की वेस्टिंग कंट्रीज कवर्ड ग्लोबल इंडेक्स में है कि ये जो रेट हुआ करता था ना, ये करंट टाइम में जब 1998 या 1991 हुआ करता था ना, तो उसके कंटेक्स्ट में ये 17.1 हुआ करता था। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। देखिए दोस्तों, ये जो कंसिडरेबल जो डाटा होते हैं ना दोस्तों, मैं पहले से भी बोलता आया और अभी भी बोला, ये सारे डेटा को ना एक जगह कॉपी पेन करके कहीं पर लिख लिया करो दोस्तों। जब मेंस की आंसर राइटिंग किया करो ना, तो ये डेटा को कोट किया करो। ये जब डेटा जो कोट किए जाते हैं ना दोस्तों, तो एक कह सकते हो कि इफेक्टिव मार्क्स हम फिच कर सकते हैं एग्जामिनर से, ठीक है। तो अब इस डेटा को देखा। अब देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है डेटा के कंटेक्स्ट में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द चाइल्ड वेस्टिंग इंक्रीज फ्रॉम द 17.1 इन 2000 टू 20% इन 2007। इट ड्रॉप टू 15.4 इन 2014 एंड इंक्रीज इन 19.3 इन 2002। मतलब आप देखोगे कि चाइल्ड की जो वेस्टिंग है ना, किस तरीके से 17.1 2000 में हुआ करती थी, फिर 20% देखोगे 2007 में, फिर ये अचानक से 2015 में घट गई, अब 19.3 जो है 2022 में है। अब देखिए दोस्तों, एक डेटा और है, मोर्टेलिटी रेट फॉर द चिल्ड्रन अंडर द 5 years हैज़ ऑल्सो reduced फ्रॉम 9.2 in 2000 to 3.3 in 2002 द रिपोर्ट शोज। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज़ आप देखोगे कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो अपने इंडिया में कहीं ना कहीं हद तक भारत सरकार उसको कंट्रोल करने में कारगर साबित हुई है। इफेक्टिव मेथड में जो कि 9.2% हुआ करता था, वो अब 3.3 आ गया। मोर्टेलिटी रेट किस तरीके से देखा जाएगा दोस्तों कि 5 साल तक के बच्चों की जो लाइफ स्पैन है ना, उसको देखा जाता है मोर्टेलिटी रेट, ठीक है दोस्तों। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी वो हमने देख ली। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों कि करंट टाइम में थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे दोस्तों। ये इकॉनमी के कंटेक्स्ट में क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने वर्ल्ड बैंक से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट की कि ये जो अपने यूनिडायमेंशनल जो व्यू आप सब्सिडीज़ के कगार पे दे देते हैं ना, कृपया मत दीजिए। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि करंट टाइम में आप देखोगे दोस्तों कि जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती है ना, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने से क्या है कि जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ा जा रहा है ना, तो वर्ल्ड बैंक ने इस पर चिंता जताते हुए क्या हुआ कि इंडिया को समझाया है। तो इस पर क्या है कि निर्मला सीतारमण ने यहाँ पे बातें की, ये जो हम सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान की वेरिएबल सोसाइटी को ही अपलिफ्टमेंट के लिए हम दें। कहीं ना कहीं हमारा जो सस्टेनेबल गोल है ना, वो भी हम अचीव कर रहे हैं। तो आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे जो बात है, एक बात यहाँ पे लिखा है, सीतारमण सेड द सब्सिडीज हैव अ डेफिनेटिव कंट्रीब्यूशन इन इंप्रूविंग इंडियन परफॉर्मेंस ऑन द सेवरल की पैरामीटर्स ऑफ द सस्टेनेबल गोल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे कि एक स्कीम की बात की गई है कि सी सेड दैट बाय प्रोवाइडिंग फ्री एलपीजी कनेक्शंस अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ओवर द लास्ट 6 years हैज़ अचीव्ड नियर द सैचुरेशन फॉर द वुमेन इन इंडिया एंड ऑल्सो मेड अ डेफिनेटिव कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडिंग इंडियन परफॉर्मेंस ऑन द की पैरामीटर ऑफ एसटीसी। तो वही वाली बात है दोस्तों कि करंट टाइम में आप देखोगे ये जो प्रधानमंत्री एलपीजी का जो कनेक्शंस बांटा गया है ना, आप देखोगे कि ये जो गांव के इलाके में जो कनेक्शंस बांटे गए हैं, इसके कंटेक्स्ट में क्या है कि दोस्तों जो औरतें चूल्हे से आज गैस पे आई हैं ना, तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा सस्टेनेबल गोल भी हमारा इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में हमने अचीव किया है। इवन आप देखोगे दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो
यही चीज़ नहीं, जो हम कह सकते हो कि हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग जो प्लांट है ना, जैसे 2G बायोएथनॉल रिफाइनरी दिस ईयर, उसको भी कहीं न कहीं हम कह सकते हो कि जो फाइनेंसिंग देके जो हमारा डेवलपमेंट कमेटी, उसको कह सकते हो कि एनर्जी और फूड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में जो फॉसिल फ्यूल्स प्रोवाइड करें ना, फॉसिल फ्यूल्स इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि अभी ग्रीन एनर्जी की बात नहीं की जा रही थी। आप देखोगे 4-5 महीने पहले ग्रीन एनर्जी की प्रॉपर बात की जा रही थी कि किस तरीके से फूड के कॉन्टेक्स्ट की मिक्सिंग करके जो उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है ना, उसको एथेनॉल में मिक्स करके हम एज ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जो वेस्ट फूड मटेरियल है। तो कहीं न कहीं आप देखोगे दोस्तों कि इंडिया जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहा है ना, जो कहीं न कहीं जो सब्सिडीज़ दे रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में पहली चीज़ तो आप देखोगे कि हम सस्टेनेबल गोल को भी अचीव करें, और दूसरी चीज़ कहीं न कहीं हम अपने आप को वर्ल्ड वाइड लेवल पे और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके कहीं न कहीं हम अपने एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में और चीज़ों को ईज़ाद करके, डेवलप करके, और हम अपने आप को वर्ल्ड वाइड लेवल पे बेटर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज़ यही थी। अभी दोस्तों थोड़ी सी छोटी सी न्यूज़ है इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में। क्या है दोस्तों कि आप देखोगे करंट टाइम में फेस्टिवल के ऑफर के कंटेक्स्ट में क्या है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन के रेट बढ़ने के कंसर्न में क्या हुआ कि थोड़ा सा क्रेडिट ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए बैंक ने अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट ऑफर्स देना शुरू कर दिया। आप देखोगे दोस्तों किस तरीके से आरबीआई की जो टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी हो गई ना, कि 190 बेसिस पॉइंट्स पे आप देखोगे कि बेसिस पॉइंट्स पे जो रेपो रेट को बढ़ा दिया गया ना, अब क्या हुआ कि रेपो रेट को बढ़ा दिया गया, तो जो ब्याज दर है वो भी महंगा हो गया लोन लेने के हिसाब से। तो जब लोन लेने के हिसाब से महंगा हो गया, तो आप देखोगे जो क्रेडिट की ग्रोथ है ना, जो उधार देने की जो क्षमता है, जो बैंक की कमाई है, वो कम होती जा रही है। तो इस पे कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि आप देखोगे अपने भारतीय बैंकों ने क्या किया कि थोड़ा सा जो सर्विस कॉस्ट पड़ती है ना बैंक की, उसको रिड्यूस करने की कोशिश की है। ईएमआई तो दोस्तों देखिए वही है, ईएमआई क्या है, अब जाहिर सी बात है रेपो रेट बढ़ा है, बैंक को पैसा आरबीआई से हैवी इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो हमको भी तो हैवी इंटरेस्ट पे मिलेगा। हालांकि दोस्तों ईएमआई का रेट पहले के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा है, ये बात सच है, लेकिन जो बैंक की जो फीस होती है ना, फीस मतलब समझने की कोशिश करिए, जो बैंक के चार्जेस होते हैं ना, जैसे मान के चलिए आपने 1 लाख रुपये का लोन पास किया, तो उसमें 25-30 हज़ार या 40-50 हज़ार जो भी होता है दोस्तों, XYZ क्या होता है मुझे नहीं पता, उसको रिड्यूस करने की यहाँ पे बात की गई है। तो उसी के रिड्यूस करने के साथ क्या होगा ना दोस्तों कि जो थोड़ा सा मतलब हमारे ऊपर 10,000, 15,000 या 20,000 रुपये का जो टोटल थोड़ा ब्याज का एक खर्च पड़ा है, वो कहीं ना कहीं हम इसमें कंसेशन पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, मतलब रेट साइकिल रेट को अपटेंड करने के लिए, ये आरबीआई का नया पहल है। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी न्यूज़ तो यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो फिर दोस्तों आज यहाँ इंडियन एक्सप्रेस में इतने ही ज़रूरी करंट अफेयर्स थे। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा 1-2 छोटी न्यूज़ द हिंदू के भी देख लेते हैं साइंस एंड टेक के रिगार्ड में। अब दोस्तों यहाँ पे साइंस एंड टेक के रिगार्ड में क्या है, ये एक छोटी सी न्यूज़ है। इस छोटी सी न्यूज़ को आप क्या देखोगे दोस्तों कि ये एक टाइप का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट मतलब समझने की कोशिश करिए कि आईआईटी में, आईआईटी हैदराबाद में आप देखोगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद में क्या है कि नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत में आप देखोगे दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट का जो एम है ना, जो कैसे कह सकते हो कि जो 40,000 वीडियो लेक्चर्स जो डिलीवर किए जाते हैं ना from of NPTEL and SWAYAM programs into the 5 Indian language at the first then into the 13। मतलब क्या है दोस्तों, समझने की कोशिश करिए कि जो लेक्चर्स होते हैं, जो वीडियो लेक्चर्स होंगे ना, वो पहले इंग्लिश में होंगे, जो प्रोफेसर्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं ना, इंग्लिश में होंगे। लेकिन आप देखोगे कि जो नए प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जैसे NPTEL और SWAYAM, इसमें क्या है कि 40,000 जो वीडियो लेक्चर्स होंगे ना, जो पढ़ाई के वीडियो लेक्चर्स उनके बीटेक कोर्स के दौरान होंगे ना, उसको रीजनल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। आप देखोगे दोस्तों कि जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बात की गई है, इसमें क्या है कि रीजनल लैंग्वेज में जो प्रमोट करने की यहाँ पे बातें की गई हैं, तो आप चाहो दोस्तों तो ये जो 2 नाम है ना, NPTEL और SWAYAM, ये साइंस एंड टेक के रिगार्ड में आप देखोगे कि साइंस एंड टेक में भी आप चाहो तो इस चीज़ को कहीं पे कोट कर सकते हो, जो मैं समझा सकता हूँ। आप देखिए समझिए यहाँ पे कि साइंस एंड टेक ने किस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अपनी रीजनल लैंग्वेज में प्रमोटिंग है ना, इसको बूम करने की बात की गई है। तो आप ये मदद को IIT के हैदराबाद को ये एज ए एग्जाम्पल प्रमोट कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा एक डिटेल में यहाँ पे देखेंगे फ्यूचर गोल क्या है इसका, कि इन ऑल द 75 वीडियोज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू द 5 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस। वंस द मशीन ट्रांसलेशन इज डेवलप्ड फॉर मोर लैंग्वेजेस इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 13 लैंग्वेज। मतलब क्या है, पहले तो उसको 5 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा, उसके बाद उसको 13 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों इसका क्या है कि द प्रोजेक्ट इज मीन्ड टू इंगेज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्टअप फॉर नॉट ओनली टेक्निकल लेक्चर्स बट ऑल्सो जनरल टॉपिक्स। मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं कि ये जो कन्वर्जन किया जा रहा है ना, इसको टेक्निकल टॉपिक्स पे किया जाए, ये जनरल लेक्चर्स जो होते हैं ना, उसके भी कंटेक्स्ट में यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या है कि फ्यूचर गोल जो है इस प्रोजेक्ट के तहत 100 कोर्सेज अवेलेबल कराएंगे 18 इंडियन लैंग्वेजेस में। अब देखिए दोस्तों, जो आप एग्ज़ाम में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, इस मलाई को यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत साइंस एंड टेक ने क्या क्या किया है। ठीक है, ये आप दिखा सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, कल मैं नहीं डाल पाया वीडियो, तबीयत नहीं सही थी, आपको पहले बता दिया। आज भी उतना कोई खास नहीं है, पर ये कि कल से बेटर है दोस्तों। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।